हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकोज पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस कोटा के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन एलिजिबल है डिफेंस कोटा में अप्लाई करने के लिए नीट 2025 में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स हैं उन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, स्कीम इज़ ओपन टू इंडियन नेशनल ओनली। सिर्फ जो इंडिया की जिसके पास नेशनलिटी है, जो इंडिया के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकेंगे इसमें। तो अदर कंट्रीज़ के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिनके पास नागरिकता है इंडिया की वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। ओनली वार्ड्स विडोज वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल फ्रॉम आर्मी नेवी एयर फोर्स फ्रॉम प्रायोरिटी 1 to 9 आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। तो वार्ड्स और विडोज वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल जो कि आर्मी नेवी एयर फोर्स तीनों विंग्स में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो। आपके फादर चाहे आर्मी में हो, नेवी से बिलोंग करते हो या फिर एयरफोर्स से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रायोरिटी 1 से लेकर 9 तक सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटीज़ के बारे में मैंने आपको अभी जो वीडियो था रिसेंट उसमें मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्रायोरिटीज़ का तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू सेंट्रल सीट रिजर्व फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट conducted by CBSE. Candidates who do not qualify the NEET should not apply. Candidates who do not qualify the NEET should not apply. तो इसमें बोला गया है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो नीट के स्कोर के बेसिस के ऊपर होगा, और जो स्टूडेंट्स नीट नहीं देंगे, जिन्होंने नीट नहीं क्वालिफाई किया है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो नीट क्वालिफाई करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है नीट में, तो ये आपको जान लेना है। तो नीट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, और ये एक तरह से सेंट्रल काउंसलिंग होती है। तो सेंट्रल सीटें हैं एक तरीके से, मतलब कि ऑल इंडिया में कोई भी किसी भी स्टेट से अगर बच्चा बिलोंग करता है, कोई भी कैंडिडेट ऑल इंडिया में कहीं से बिलोंग करता है तो अप्लाई कर सकता है अगर उसने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। वार्ड ऑफ सिविलियंस वर्किंग इन AFHQ MOD DRDO वार्ड्स ऑफ पर्सनल फ्रॉम पैरामिलिट्री CAPF आर नॉट एलिजिबल। मतलब कि जो सिविलियंस हैं, उसके बाद जो AFHQ में जिनके फादर बिलोंग करते हैं, MOD में है, DRDO में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, या फिर जो CAPF में है अगर आपके फादर CAPF से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अगर हैं, जैसे कि आसाम राइफल्स वगैरह होती है, तो अगर उनमें है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये KSB में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका जो स्टेट कोटा होता है, स्टेट कोटा में काउंसलिंग के टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टेट्स में DRDO के लिए, AFHQ के लिए, MOD और CAPF पैरामिलिट्री, इन सब के लिए अलग से सीटें रिजर्व होती हैं। और सेंट्रल लेवल पे भी पैरामिलिट्री की जैसे KSB में आर्मी वालों की होती है, नेवी वालों की होती है, एयरफोर्स वालों की होती है काउंसलिंग, वैसे ही पैरामिलिट्री की सेंट्रल लेवल पे होती है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। और काफ़ी स्टेट्स में CAPF के लिए, DRDO के लिए, AFHQ के लिए अलग से सीटें होती है स्टेट कोटा में। तो ये तो हो गई सेंट्रल लेवल पे, मैंने आपको बता दिया है। तो KSB में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। AFHQ में अगर आपके फादर बिलोंग करते हैं, या फिर वो MOD में है, या फिर DRDO में है, या फिर CAPF में, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन विंग्स से अगर आपके फादर बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस फैसिलिटी इज एडमिसिबल फॉर ओनली 1 मेंबर ऑफ फैमिली वंस इन लाइफ टाइम। यानी किसी फैमिली में एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऐसे नहीं है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट, अगर आपका भाई है उसने भी अप्लाई कर दिया, आपकी बहन है, सिस्टर है, उसने भी अप्लाई कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक ही कैंडिडेट एक फैमिली से अप्लाई कर सकता है और एक ही बार अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे उन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था तो क्या वो इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आप इस साल अप्लाई कर सकते हो। इसमें कहने का मतलब ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, किसी फैमिली में एक कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सीट अलॉट होने के बाद वो नेक्स्ट ईयर फिर से दूसरी कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाए या फिर दूसरी कॉलेज लेने की कोशिश करे, दूसरी सीट लेने की कोशिश करे।
नेक्स्ट ईयर उस पहले वाली सीट को छोड़ के। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। एक बार सीट अलॉट हो गई किसी फैमिली के एक मेंबर को तो वो फाइनल मान ली जाएगी, उसके बाद आप फिर से इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते डिफेंस कोटा का। तो ये है इस पॉइंट का मतलब। उसके बाद लास्ट पॉइंट, सन ऑफ सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन हु आर more than 25 years of age are not eligible. Daughters if married and are not dependent should not apply. किसी भी सर्विसमैन के या फिर एक्स सर्विसमैन के सन हैं, बेटे हैं, तो वो अगर 25 ईयर से ज़्यादा की उनकी एज है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अगर उनकी डॉटर है, बेटी किसी भी सर्विसमैन की या फिर एक्स सर्विसमैन की जो मैरिड है और जो डिपेंडेंट नहीं है, जो इनडिपेंडेंट है, वो अगर इंडिपेंडेंट है और उनकी शादी हो रखी है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते इस डिफेंस कोटा के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। तो आप इनको एक बार ध्यान से देख लेना। और अभी अगर आपका कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को सभी से लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नीट यूज से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।